हेलो बच्चों, इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। कौन करता है? सिलरी मसल्स करते हैं। किसकी करते हैं? लेंस की करते हैं। क्या करते हैं? फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं। कभी फोकल लेंथ बड़ी, कभी फोकल लेंथ छोटी। क्यों करते हैं? ताकि हर ऑब्जेक्ट को किस पर फोकस किया जा सके? रेटिना पर फोकस किया जा सके। कौन सेल का काम होता है कलर को सेंस करना? जो अपने को रंग दिख रहे हैं, इतने सारे रंग आपको पीछे दिख रहे हैं, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये कलरफुल वर्ल्ड नहीं होता अगर कौन सेल नहीं होते बच्चों। ये रंग बिरंगी दुनिया इतनी रंग बिरंगी नहीं होती अगर ये कौन सेल नहीं होते। और अगर 25 पर रख करके धुंधला दिख रहा है मम्मी को, दादी को, नानी को, प्रिंसिपल मैम को, प्रिंसिपल सर को, तो उनको क्या लगेगा? चश्मा लगेगा, है ना? स्कूल वाली मैडम को भी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आप लोगों का फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग लाइट सीरीज को खत्म कर चुके हैं और हम आज शुरू करने वाले हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जिसका हम लोग लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, वैसे तो ये जो लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब डिलीटेड सिलेबस है सीबीएसई 2021 के कोर्स का। मतलब आज का जो लेक्चर है वो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों, जो लोग इस साल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं 2021 की सीबीएसई बोर्ड की, ठीक है ना। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो एक्चुअली में इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। ह्यूमन आई के बारे में बताता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में बताता है और डिफेक्ट्स के बारे में बताता है। तो आज का लेक्चर जो है वो ह्यूमन आई और मेनली उनके डिफेक्ट्स के बारे में होगा, ठीक है बच्चों। तो इस लेक्चर को हम लोग स्पेशली शेड्यूल से हट करके लेकर के आए प्लान करके, क्योंकि जो वादा किया था वो तो निभाना ही पड़ेगा ना बच्चों। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, सबसे पहले हमने इसके अंदर क्या देखना है? हमने देखना है कि ह्यूमन आई कैसी है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इसकी बायोलॉजी नहीं देखने वाले, हम इसकी बायोलॉजी को नहीं स्टडी करने वाले, हम ह्यूमन आई की फिजिक्स को स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो फिजिक्स का चैप्टर है बच्चों, हाँ या ना। तो डायग्राम से देखेंगे किस तरह की ह्यूमन आई और उसके पार्ट्स है और उनके फिर आगे फंक्शंस की बात करेंगे। पावर ऑफ अकोमोडेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था ये सीबीएसई बोर्ड के लिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे बोर्ड के बच्चे हमारी ये वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, हरियाणा वगैरह वगैरह बहुत सारे बोर्ड के बच्चे हम लोगों को देखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सर कुछ भी डिलीट मत कीजिए, डिलीटेड पार्ट को भी पढ़ाइए। तो रिड्यूस सिलेबस तो पढ़ा रहे हैं, हम डिलीटेड पार्ट को भी पढ़ा रहे हैं। तो ये लेक्चर जो है वो उस शेड्यूल से हट करके किस दिन हम लोग पोस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे सुनते हैं। डिफेक्ट्स, कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं बेटा सिलेबस के अंदर? वैसे तो 5 हैं टोटल, 5 से भी थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन 5 पढ़ाए जाते हैं मेनली। लेकिन सीबीएसई एनसीईआरटी के अंदर, सीबीएसई का कोर्स जैसा चलता था और एनसीईआरटी के अंदर जैसा चलता है, उसके अंदर हम लोग मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया, इन तीनों को ही पढ़ते हैं बच्चों। तो मैं यहां पर वही तीनों लेकर के आया हूं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। इसके अलावा 2 और चीजें होती हैं, कैटरैक्ट बोलते हैं उसको, मोतियाबिंद कहते हैं जिसको हिंदी के अंदर, मोतिया हो गया आंख के अंदर। और 5वां है अस्टिग्मेटिज्म। तो उसके बारे में थोड़ी थोड़ी हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि ओलंपियाड लेवल के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बात उसके बारे में कर लेंगे हम लोग। न्यूमेरिकल देखेंगे डिफेक्ट्स पर। डिफेक्ट्स पर न्यूमेरिकल इतने आसान नहीं लगते बच्चों को करने, तो मैं आपको एक ट्रिक से बताऊंगा किस तरीके से न्यूमेरिकल को आप झट से सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। बहुत जल्दी से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे अगर वो ट्रिक आप सीख गए तो। उसके अलावा कुछ नहीं है इन न्यूमेरिकल्स के अंदर, बाकी बहुत सिंपल नहीं है। चैलेंजर क्वेश्चन हर बार की तरह इस बार भी डिस्कस किए जाएंगे ही जाएंगे। तो बच्चों, ये आपके सामने एक डायग्राम आ गया ह्यूमन आई का, है ना। अभी ये खाली डायग्राम है, मैं इसको भी फिल करने वाला हूं। आप लोगों ने भी इस तरीके से इसको ड्रॉ करके फिल करना है, ठीक है। ये सबसे इजी ड्राइंग लेकर के आया हूं मैं छाट करके, जो सबसे आसानी से ह्यूमन आई बन सकती है। थोड़ी सी टफ दी हुई है बच्चों एनसीईआरटी के अंदर, तो मैं चाहता था चीजों को सिंपल करना, इसलिए मैं ये वाला डायग्राम लेकर के आया हूं। तो मैं आपको एक एक करके पार्ट्स बताऊंगा, ठीक है ना। मार्क करता जाऊंगा यहां पर कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है पार्ट्स को मार्क करने का। मैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, लगभग 9 पार्ट्स हैं इस ह्यूमन आई के अंदर जो हम लोगों को फिजिक्स के अंदर पढ़ने होते हैं। तो वो सब के सब पार्ट्स को मैं साइड में यहां नोट करता जाऊंगा और यहां पर मैं सिर्फ 1 2 3 4 लिखूंगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जो ये सबसे पहले का आउटर पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, इसका नाम रख रहा हूं 1, ठीक है। क्या बोलते हैं पता है इसको? इसको बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। कॉर्नियल डिसीज ही होती है ये अस्टिग्मेटिज्म। कॉर्निया की
जो फॉर्मेशन है वो बिगड़ जाती है, जन्म से भी बिगड़ सकती है, बाद में चोट लग के बिगड़ सकती है, या कुछ डिफिशियंसी से बिगड़ सकती है। ये अलग अलग कारण हो सकते हैं, इसके पीछे बायोलॉजिकल कारण मुझे नहीं पता भाई, ठीक है ना। तो कुछ कुछ कारण हो सकते हैं ये कॉर्निया बिगड़ने के। कॉर्निया की शेप जो होती है वो बिगड़ जाती है। वैसे इसकी शेप कैसी दिख रही है आपको? कॉन्वेक्स शेप दिख रही है बच्चों, ध्यान से देखना। कैसी शेप दिख रही है आपको? इसकी कॉन्वेक्स शेप दिख रही है बच्चों, है ना। तो कॉर्निया शब्द है इसका, पहले वाले का नाम है कॉर्निया, कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया किस काम आता है कॉर्निया? आप खुद सोचो, ये आउटर पार्ट है बच्चों आंख का, हाँ या ना? ये कैसा पार्ट है? आउटर पार्ट है। तो आउटर पार्ट क्या करेगा? एक तो डस्ट से बचाएगा, बैक्टीरिया से बचाएगा, धूल मिट्टी वगैरह जितनी भी फॉरेन एजेंट्स है, जो एलियनेटेड पार्टिकल्स है आई के लिए जो अच्छे नहीं है, उनसे हमारी क्या करता है? हमारी आंख की क्या करता है? रक्षा करता है, ठीक है। लेकिन ये इसका मेन काम नहीं है, ये इसका मुख्य काम नहीं है। इसका मुख्य काम क्या है पता है? इसका मुख्य काम है अंदर वाले लेंस की हेल्प करना। ये लेंस के बड़े भाई जैसा है। ये लेंस के लिए पहले से ही थोड़ी सी लाइट को रिफ्रैक्ट करके भेजेगा, थोड़ी सी लाइट को बेंड करके भेजेगा, थोड़ी सी लाइट को कन्वर्ज करके भेजेगा, ताकि अंदर वाले लेंस को ज्यादा दिक्कत ना आए। तो इसके दो मेन काम हो गए, ठीक है। यहां पर मैं लिख भी रहा हूं इन कामों को। पहला काम क्या था कि प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स द आई फ्रॉम फॉरेन एजेंट्स, जैसे कि डस्ट वगैरह, ठीक है। आप खुद भी इसको एक्सटेंड कर सकते हो बच्चों अपनी मर्जी से, ठीक है, फ्रॉम फॉरेन एजेंट्स। और प्लस इसका मेन काम क्या है बच्चों? इसका मेन काम यही है कि ये इसकी हेल्प करता है, ठीक है ना। इट प्लस लिख रहा हूं आगे, मतलब ये काम है और ये काम है, ठीक है ना। इट रिफ्रैक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट, ऑलमोस्ट 70% 80% लाइट को यही रिफ्रैक्ट कर देता है। लेंस तो फिर भी बहुत बाद में काम करता है, पहले यही काम निपटा देता है। सारी की सारी जो लाइट है, ऑलमोस्ट 70-80% जो लाइट होती है वो यहीं से रिफ्रैक्ट होकर के अंदर जाती है, यहीं से मुड़ करके बेंड होकर के अंदर जाती है। इट रिफ्रैक्ट्स मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट ऑन आई, ठीक है ना। इंसिडेंट लाइट ऑन आई, आंख पर पड़ने वाली 80%, 70% से अधिक जो लाइट है वो बेंड हो जाएगी। किसके कारण से? कॉर्निया के कारण से। सेकंड पर चलते हैं बच्चों। सेकंड ये वाला बीच का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये सेकंड है, ठीक है ना। ये सेकंड है। तो मैं यहां पर नंबर 2 डाल रहा हूं ताकि आप लोग पकड़ पाओ कि क्या चीज की बात हम कर रहे हैं, है ना। एरिया से मैंने आपको करके दिखा दिया भाई, वो एरिया है। और पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 का नाम है बच्चों एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या काम होता है इस एक्वस ह्यूमर का? देखो, बायोलॉजिकल फंक्शन इसके अलग अलग हैं, तो अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें भी जानने को मिलती है, लेकिन हम लोग यहां पर प्रेशर बैलेंस की बात कर रहे हैं। आंख के अंदर का प्रेशर और आंख के बाहर के प्रेशर को मेंटेन करने का काम होता है इस एक्वा ह्यूमर का। एक्वा शब्द आया हुआ है बच्चों, एक्वा शब्द होता है पानी जैसा, पानी जैसा। तो ये जो लिक्विड होता है ना यहां पर, ये जो लिक्विड होगा ये पानी जैसा लिक्विड होगा। इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होगी? पानी जैसी होगी, ठीक है। जैसे आंसू होते हैं, जैसे पानी होता है, जैसे पसीना होता है, इन सब की कंसिस्टेंसी कैसी होती है? एक सी होती है। तो इसकी भी कंसिस्टेंसी कैसी है? पानी के जैसी है, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूं इस बात को, इट हैज वाटर लाइक कंसिस्टेंसी, वाटर लाइक कंसिस्टेंसी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि ये प्रेशर बैलेंस को मेंटेन करता है बच्चों, इनसाइड एंड आउटसाइड द आई, ठीक है। तो इसका काम है प्रेशर बैलेंस को मेंटेन करना, ठीक है, प्रेशर बैलेंस मेंटेन करना, ये इसका काम है, ठीक है जी। तो दो पार्ट हमने पढ़ लिए। तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, ये जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है ना, ये मिलके काम करते हैं, ये जोड़ीदारी है, ये जोड़ी में काम करते हैं, ठीक है ना। ये पेयर में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? देखो, थर्ड पार्ट कौन सा मैं आपको दिखा देता हूं। थर्ड पार्ट ये है बच्चों, ये थर्ड पार्ट है। ये वाला जो डार्क मसल दिख रहा है आपको, ये भी जो डार्क मसल है, डायफ्राम बोलते हैं इसको बायोलॉजिकल भाषा के अंदर, डायफ्राम। तो ये जो डायफ्राम आपको नीले नीले मैंने दोनों तरफ दिखा दिए जो, ठीक है, ये हो गए 3 नंबर, ये भी 3 और ये भी 3। और जो चौथा नंबर है, मैं कह रहा हूं जोड़ी में काम करते हैं ना, ये जो चौथा नंबर है वो ये खाली जगह है बेटा, ये खाली स्पेस दिख रहा है आपको यहां से लेके यहां तक का, ये जो खाली स्पेस है ये नंबर 4 है। इसका नाम है आइरिस। 3 नंबर वाले का नाम है आइरिस, और जो बीच में खाली स्पेस दिखाया उसका नाम है प्यूपिल, ठीक है ना। ये सब नाम आपने बचपन में सुने हुए हैं, आइरिस, प्यूपिल, तो वही है यहां पर भी, ठीक है। तो 3 नंबर कौन है? 3 नंबर है आइरिस और 4 नंबर है प्यूपिल। 4 नंबर वहां दिखा देता हूं मैं, अभी दिखाया नहीं है मैंने, ये 4 नंबर है। ये जो छेद है ये 4 नंबर है, ठीक है ना।
अब इसका काम क्या है, तो काम समझ लो, काम सुन लो भैया। ये जो 3 नंबर लिखे हैं ना दोनों, ये खिड़की के पल्ले हैं। डोर समझते हो, दरवाजा। एक दरवाजा है जो ओपनिंग को ढके हुए है ना, एक ओपनिंग है जहां से आप लोग निकल सकते हो, आ सकते हो, जा सकते हो। आपके रूम का दरवाजा, आ सकते हो, जा सकते हो। तो वो जो छेद बना हुआ, जिस छेद से आप आते जाते हो, उसको क्या बोलते हो? उसको आप ओपनिंग बोलते हो। लेकिन ओपनिंग पर एक डोर लगा रहता है, उस डोर को आप बंद कर दोगे तो ओपनिंग बंद हो जाएगी, डोर को खोल दोगे तो ओपनिंग खुल जाएगी। ऐसी खिड़की के पल्ले होते हैं। अगर पल्ला बंद होगा तो खिड़की से कुछ नहीं दिखेगा, और पल्ला खुला होगा तो हवा भी आएगी, धूल भी आएगी, पशु पक्षी भी घुसाएंगे खिड़की में से आपकी, है ना, आप भी खिड़की से कूद के बाहर जा सकते हो। तो वही वाली बात है यहां पर भी। ये 3 नंबर जो है ना खिड़कियां हैं, जो आइरिस है वो खिड़की के पल्ले हैं, वो डोर है। और जो ये जो नंबर 4 है, ये ओपनिंग है। तो जो प्यूपिल है वो ओपनिंग है, और जो आइरिस है वो उस ओपनिंग को बंद और खोलने के दरवाजे हैं, ऐसा समझ सकते हो आप। समझ गए ना? जो 4 नंबर है वो ओपनिंग है। वो ओपनिंग है आंख के अंदर जाने की, लाइट ताकि आंख के अंदर चली जाए, उसकी वो ओपनिंग है। ठीक है ना? और उस ओपनिंग को बड़ा छोटा कौन कर सकता है? आइरिस कर सकता है। जैसे आप कभी दरवाजे को आधा खोल दो, कभी दरवाजे को पूरा खोल दो, कभी दरवाजे को 20% खोलो, कभी दरवाजे को 70% खोल दो। तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन ये हमारी चॉइस में नहीं होता, ये इनवॉलंटरी मसल होता है। ये ब्रेन डिसाइड करता है आसपास के रिफ्लेक्सेस को देख करके, भाई कितनी आंख को खोलना है, कितनी आंख को नहीं खोलना, कितना प्यूपिल खुलेगा, कितना प्यूपिल नहीं खुलेगा। ठीक है ना? आपने वो जरूर सुना होगा कि जब किसी की डेथ होती है तो डेथ को कंफर्म करने के लिए कि वो मर गया है नहीं मर गया है, उसकी आंख में टॉर्च मारते हैं। तो टॉर्च मार करके देखते हैं उसकी आंख के अंदर हलचल हो रही है नहीं हो रही। अगर उसकी आंख के अंदर हलचल हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ब्रेन उसका भी एक्टिव है। ब्रेन उसका एक्टिव है और ब्रेन उसको सिग्नल दे रहा है कि भाई आंख के अंदर लाइट घुस रही है, तो ये छोटी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो प्यूपिल जो होगा वो छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये जो पल्ले हैं बढ़ जाएंगे। ये जो गेट है ये बंद होना स्टार्ट हो जाएगा, ये बंद होना स्टार्ट हो जाएगा। तो छेद जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? छोटा हो जाएगा, ताकि लाइट अंदर ना घुस सके। लाइट अंदर नहीं घुसेगी तो आंख को हार्म नहीं करेगी। लेकिन अगर सोचो ये पल्ले बंद ही ना हुए, आइरिस ने अपना काम ठीक से किया ही नहीं, ये मसल्स ने अपना काम ठीक से किया ही नहीं। आइरिस नाम का मसल है बच्चों ये, अगर ये मसल ने ठीक से काम किया ही नहीं तो ये छेद बड़ा ही रहेगा, छेद बड़ा ही रहेगा, और लाइट आएगी तो आंख को हार्म कर सकती है। अगर ज्यादा अमाउंट में लाइट पड़ गई, ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट पड़ गई तो क्या करेगी बच्चों? आंख को हार्म कर देगी। समझ गए बात को? तो ये प्यूपिल और आइरिस जोड़ी में काम करते हैं। प्यूपिल आइरिस लिख दिया और प्यूपिल लिख दिया मैंने, ठीक है ना? तो मैं यहां लिख रहा हूं, इट इज मस्क्यूलर डायफ्राम। डायफ्राम की स्पेलिंग एक बार देख लेना भाई, शायद यही है। ठीक है ना? कुछ जी भी होता है शायद, यहां मिसिंग है, आप देख लेना बच्चा, कोई बात नहीं। ठीक है ना? इट इज मस्कुलर डायफ्राम, ठीक है, विच कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, विच कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का काम है बच्चों किसका? आइरिस का। आइरिस छोटा बड़ा होगा तो प्यूपिल भी क्या होता जाएगा? छोटा बड़ा होता जाएगा। आइरिस अगर सामने आ जाएगा प्यूपिल और छोटा होता चला जाएगा, ऐसा है ना? प्यूपिल का काम क्या है बच्चों? प्यूपिल का काम है कि इट रेगुलेट्स का मतलब होता है चेक रखना कि ज्यादा आ रही है कम आ रही है। रेगुलेट्स वर्ड यूज करते हैं, ठीक है? इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनसाइड द आई, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनसाइड द आई। आंख के अंदर कितनी लाइट जा रही है, आंख के अंदर कितनी लाइट जा रही है, कौन डिसाइड करेगा? ये प्यूपिल डिसाइड करेगा। प्यूपिल का छेद जितना छोटा, आइरिस की हेल्प लेता ही है वो प्यूपिल, है ना? छेद है क्योंकि वो तो इट इज जस्ट एन ओपनिंग, है ना? जो ये 4 नंबर प्यूपिल लिखा है ये सिर्फ एक ओपनिंग है ना? ओपनिंग खुद तो कुछ नहीं कर सकती। ओपनिंग खुद क्या कर सकती है? पल्ला ही करेगा जो करेगा, दरवाजा ही करेगा जो करेगा। होप आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, 5वां छठा बच्चों, 5वां ये लेंस है, 5th तो ये लेंस है, और 6th ये और ये है, ये भी 6th है, ये भी 6th है, ठीक है? अब इनके नाम क्या क्या है? ये जो 5वां इसका नाम तो है जी क्रिस्टलाइन लेंस। क्या नाम है इस लेंस का? क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है जी। और 6th वाले जो हैं ये सबसे मेन पार्ट है पूरी आंख का। ऐसा नहीं कि कोई और मेन नहीं है, लेकिन इसका काम बहुत अहम काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। क्या काम है इसका? इसका काम है पावर ऑफ अकोमोडेशन, जो हमें भी आप अगली स्लाइड में देखेंगे। पावर ऑफ अकोमोडेशन मैं थोड़ा सा समझा देता हूं इसको कि 6 क्या काम करता है। 6 का पहले तो नाम सुन लो भाई, क्या है 6 का नाम? है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स, ये भी मसल्स है जी,
और ये भी जोड़ी में काम करता है, इसलिए रंग एक ही रख रहा हूं इनका, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए कि कौन कौन सी चीजें जोड़ी में काम कर रही है। यहां पर भी जोड़ी में काम होता है। भाई लेंस तो नॉन लिविंग है, माने लेंस अपने आप तो नहीं हिल सकता, लेंस को दो तरफ से जकड़ा हुआ है सिलरी मसल्स ने, लेंस को दो तरफ से जकड़ा हुआ, ऊपर से नीचे से दोनों तरफ। देखो यहां से इसने भी पकड़ा हुआ यहां पर, है ना, इसने भी यहां से जकड़ा हुआ और यहां से इसने भी जकड़ा हुआ लेंस को। तो लेंस को जकड़े रखते हैं, पकड़े रखते हैं इस तरीके से। बात समझे ना। अगर ये मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, अगर ये मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं तो लेंस मोटा हो जाता है, लेंस ना छूट जाता है इनकी पकड़ से, और लेंस इनकी पकड़ से छूट जाएगा तो लेंस थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। और अगर ये टाइटन रहते हैं, इलोंगेटेड रहते हैं, तो ये खींच करके रखेंगे किसको, लेंस को। मतलब इनके अंदर अगर रिलैक्सेशन होगी, अगर ये रिलैक्स नेचर में होंगे तो लेंस को मोटा कर देते हैं, ठीक है ना। और अगर ये टाइट नेचर में होंगे, यानी रिलैक्स नहीं होने का उल्टा होता है कॉन्ट्रैक्ट होना, तो ये अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड होंगे तो लेंस को पतला रखते हैं, खींच के रखते हैं उसको, लेंस को। बात कुछ समझ में आई या नहीं आई। ऐसा क्यों होता है, क्यों मोटा रखते हैं, क्यों पतला रखते हैं। तो भाई ऐसा है कि कोई चीज आपकी आंख से बहुत दूर है और कोई चीज आपकी आंख के पास है, और आपको तो दोनों को साफ देखना है। बात समझने की कोशिश करना, वैसे नेक्स्ट स्लाइड में ये बात और अच्छे से समझाऊंगा। कोई चीज बहुत दूर है आंख से और कोई चीज बहुत पास है, आपको तो दोनों को फोकस करना है ना यार। लेंस का तो ये दायित्व बनता है, लेंस का तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये क्या करे, ये दूर वाली चीज को भी रेटिना पर फोकस करे। रेटिना क्या होती है, जहां पर हमारी आंख की स्क्रीन होती है, जहां पर हमको चीजें छपी हुई दिखती हैं, है ना। रेटिना ही सेंस करती है फोटोज को। फोटो मतलब जो भी ये लाइट दिख रही है हमको, कौन सेंस कर रहा है, रेटिना सेंस कर रही है वो, है ना। तो रेटिना पर जो बच्चों इमेज बनेगी, वो बनाने के लिए इस लेंस को दूर वाली चीज को भी फोकस करना है और पास वाली चीज को भी फोकस करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको छोटा बड़ा होना पड़ता है, इसको अपनी फोकल लेंथ को छोटा बड़ा करना पड़ता है। इस लेंस को मोटा पतला होना पड़ता है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। कौन करता है, सिलरी मसल्स करते हैं। किसकी करते हैं, लेंस की करते हैं। क्या करते हैं, फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं। कभी फोकल लेंथ बड़ी, कभी फोकल लेंथ छोटी। क्यों करते हैं, ताकि हर ऑब्जेक्ट को किस पर फोकस किया जा सके, रेटिना पर फोकस किया जा सके। यह थ्योरी थी बच्चों। क्रिस्टलाइन लेंस और सिलरी मसल्स। क्रिस्टलाइन लेंस का काम क्या है यार, रिफ्रैक्शन करना, है ना। माने लाइट आती को क्या करेगा, फोकस कर देगा, रिफ्रैक्शन करना, ठीक है ना। और फोकस करना किस पर, फोकस द इमेज ऑन रेटिना, ठीक है ना। इमेज को कहां फोकस करना, रेटिना पर। सिलरी मसल्स का काम क्या है, दे एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस की फोकल लेंथ को छोटा बड़ा करने का काम करेंगे। लेंस को कभी पतला कर देंगे, कभी मोटा कर देंगे। मोटा पतला क्यों करेंगे, ताकि उसकी फोकल लेंथ चेंज होती रहे। पतले लेंस की फोकल लेंथ बड़ी होती है, मोटे लेंस की फोकल लेंथ छोटी होती है। तो फोकल लेंथ छोटी बड़ी करने के लिए सिलरी मसल्स काम में आते हैं। 7वां 8वां 9वां पढ़ते हैं। रंग खत्म हो गए, चलो कोई नहीं। सेवंथ ये सेवंथ है बेटा, पूरा ये पूरा सेवंथ है, ठीक है ना। ये पूरा जो भरा हुआ है ये सारा इसमें एक लिक्विड भरा रहता है। इस लिक्विड का नाम होता है विट्रियस ह्यूमर। उम्मीद करता हूं आपको ये रंग दिख रहा होगा। विट्रियस ह्यूमर नाम है बच्चों इसका। मुझे शक है रंग आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो एक काम करते हैं, डार्क रंग ले लेते हैं। रिस्क कौन ले, है ना भाई, रिस्क कौन ले। ये 7 नंबर है, ये 7 नंबर है, ठीक है। 7 नंबर का नाम है विट्रियस ह्यूमर। जैसा एक्वस ह्यूमर था ना यार, 2 नंबर देखो, जैसा एक्वस ह्यूमर था ना, वैसे विट्रियस ह्यूमर भी है। लेकिन यहां पर काम कुछ अलग है। एक्वस ह्यूमर जो था वो वाटर लाइक कंसिस्टेंसी का था, ये हनी लाइक कंसिस्टेंसी का है। ये शहद जैसा होता है, ये गाढ़ा होता है, ये विस्कस होता है, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है बच्चों। लिख रहा हूं यहां पर, ये कैसा होता है, हनी लाइक कंसिस्टेंसी। मेयोनीज खाते हो ना तुम मोमोज के साथ, वही है हनी लाइक कंसिस्टेंसी होती है इसकी। हनी खाना छोड़ दिया आजकल बच्चों ने, मेयोनीज खाते हैं मोमोज के साथ, ठीक है ना। हनी खाया करो बच्चों, हनी लाइक कंसिस्टेंसी होती है। अब इसका काम क्या है, एक तो ये पूरे में भरा हुआ है, यहां। आप सोचो इसका काम क्या होगा। इसका काम पता है क्या है, इसका काम ये है कि जब भी कोई फ्लूइड
जब भी कोई फ्लूइड किसी भी कंटेनर में रहेगा तो वो कंटेनर को शांत नहीं बैठने देता, वो लगातार क्या लगाता रहता है, फोर्स लगाता रहता है बच्चों। तो इसके अंदर जो ये फ्लूइड भरा रहेगा ना, ये क्या लगाता रहेगा, ये सब तरफ फोर्स लगाता रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। तो जब सब तरफ फोर्स लगती रहेगी ना, तो ये आंख की शेप जो है वो स्फेरिकल बनी रहती है। तो आंख की शेप जो स्फेरिकल होती है ना, वो स्फेरिकल को मेंटेन करने का काम किसका है, वो मेंटेन करने का काम इस विट्रेस ह्यूमर का है बच्चों, वो मेंटेन करने का काम इस विट्रेस ह्यूमर का। यहां मैं लिख रहा हूं इस बात को, ठीक है, कि इट मेंटेन्स स्फेरिकल शेप ऑफ आई। ठीक है बच्चों, आई की स्फेरिकल शेप को मेंटेन करने का काम इस विट्रेस ह्यूमर का है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सिलरी मसल्स के बाद, या बाद क्या बोलूं पहले क्या बोलूं, है तो खाली इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये और यहां नीचे भी होता है दोनों तरफ, इसको बोलते हैं बच्चों रेटिना। रेटिना, और यही लिख दिया मैंने क्या, इसको 8 नंबर देते हैं ना, ये 8 नंबर है बच्चों, ये भी 8 नंबर ही है, ठीक है। इस 8 नंबर का काम है रेटिना, इस 8 नंबर का नाम है रेटिना। अब रेटिना क्या होती है यार, रेटिना एक स्क्रीन है, फोटो रिसेप्टिव स्क्रीन है। फोटो रिसेप्टिव क्या होता है, फोटो का मतलब लाइट, रिसेप्टिव का मतलब रिसीव करने वाली या डिटेक्ट करने वाली या पकड़ने वाली। तो लाइट को पकड़ने वाले सेल्स होते हैं बच्चों इसके अंदर। कौन कौन से सेल होते हैं, 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक का नाम है रॉड सेल्स, एक का नाम है कोन सेल्स। रॉड और कोन, रॉड जैसी शेप का होता है, कोन जैसी शेप का होता है, इसलिए उसका नाम रॉड सेल और कोन सेल रखा गया है। मैं यहां नीचे लिख देता हूं, यहां समझा देता हूं। 2 तरह के सेल्स होते हैं बच्चों, रॉड और कोन। क्या काम होता है इनका, क्या काम होता है रॉड सेल्स का और कोन सेल्स का। 2 तरह के सेल्स होते हैं रेटिना के पास, फोटो रिसेप्टिव सेल्स हैं बच्चों, दोनों फोटो रिसेप्टिव सेल्स हैं। काम क्या है इन सेल्स का, कोन सेल का काम होता है कलर को सेंस करना। जो अपने को रंग दिख रहे हैं, इतने सारे रंग आपको पीछे दिख रहे हैं, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये कलरफुल वर्ल्ड नहीं होता अगर कोन सेल नहीं होते बच्चों। ये रंग बिरंगी दुनिया इतनी रंग बिरंगी नहीं होती अगर ये कोन सेल नहीं होते। तो इनका काम होता है बच्चों कलर सेंस करना। अरे बोलो, क्या काम होता है, कलर सेंस करना। और रॉड सेल का काम होता है इंटेंसिटी को सेंस करना। इंटेंसिटी को सेंस करने का मतलब क्या है, कम लाइट में भी पढ़ाई हो जाए, मून लाइट में भी पढ़ाई हो जाए। आप मुझे एक बात बताओ, मून लाइट के अंदर आपने कभी कोई पंछी उड़ता देखा है, कोई अच्छा खासा जानवर निकलता हुआ देखा है, नहीं। डोमेस्टिक जानवर जो होते हैं या जो पंछी पशु जो ये पक्षी होते हैं, क्या करते हैं, ये शाम के टाइम आकर के अपने घोंसलों में सेट हो जाते हैं, इवन 5 बजे ही, क्योंकि सूरज डूब जाता है। सूरज डूबते ही समझ लो इनके लिए अंधेरा हो गया, क्योंकि इनके पास रॉड सेल कम है बच्चों। रॉड सेल्स इंटेंसिटी को सेंस करते हैं। हम लोग ट्यूबलाइट में भी पढ़ लेते हैं, हम लोग मून लाइट में पढ़ लेंगे, हम तो हेडलाइट में पढ़ लेंगे, हम तो स्ट्रीट लाइट में पढ़ लेंगे, हम तो मोमबत्ती में पढ़ लेंगे, लेकिन पंछी को कुछ नहीं दिखता। पंछी के लिए सब अंधेरा है। हमें तो अच्छी खासी रोशनी दिख रही है ट्यूबलाइट के अंदर, है ना, हमें तो अच्छी खासी रोशनी दिखती है अपने आर्टिफिशियल लाइट्स के अंदर, लेकिन पंछियों को नहीं दिखती। पंछियों को समझ में नहीं आएगा ये क्या है, पंछियों को समझ में नहीं आएगा क्या जल रहा है, ये कौन सी लाइट जल रही है। उनके लिए तो प्रकाश चाहिए, कैसा, सूरज का। तो जब सूरज उगता है तो उनका दिन शुरू होता है, वो उनकी एक्चुअल लाइट है, वो उनका एक्चुअल दिन है। तो वो इसलिए बच्चों क्योंकि वो छोटी मोटी लाइट को सेंस नहीं कर पाते। हम लोगों का रॉड सेल भी अच्छा, हम लोगों का कोन सेल भी अच्छा। परमात्मा ने हमारी रेटिना के अंदर कोन सेल भी खूब भर भर के दिए, रॉड सेल भी परमात्मा ने खूब भर भर के दिए, ताकि अपने को रात में भी इंसान जब वो काम कर सके, ठीक है ना। तो रात में भी अपन लोग काम करते ही हैं, है ना, अंदर रूम के अंदर, क्लोज रूम के अंदर भी हम लोग काम करते ही हैं। तो ये बात है। तो रॉड सेल का काम है बच्चों इंटेंसिटी को सेंस करना, इंटेंसिटी सेंस होती है, ठीक है। यानी डिम लाइट में भी काम कर लेगा, लैंप्स में भी काम कर लेगा, और मून लाइट में भी काम चल जाता है हल्का फुल्का, है ना। हेडलाइट में भी काम कर लेता है, रात को भी स्ट्रीट लाइट के अंदर भी काम कर लेता है, गाड़ी चला लेता है, ट्रक चला लेता है, बाइक चला लेता है, चलता रहता है सब, ठीक है। वो रॉड सेल की वजह से है। तो रेटिना का काम क्या है बच्चों, फोटो रिसेप्टिव स्क्रीन है, ये फोटो रिसेप्टिव स्क्रीन, ठीक है, जिस पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है ना। इमेज is formed on this screen, ठीक है जी। इसी पर क्या बनती है, इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। बाकी ये ऑप्टिक नर्व आ गई, लास्ट वाला केस जो है ये ऑप्टिक नर्व है बच्चों, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। ये 9 नंबर, ये जो आपको पीछे दिख रही है 9 नंबर है,
ये 9 नंबर है ऑप्टिक नर्व। इसका काम होता है बच्चों कि जितना भी विजिबल सिग्नल्स आए हैं, जितने भी दिखने वाले फोटो सिग्नल्स आए हैं, उन सबको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। यानी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने का काम एक तरीके से आप समझ सकते हो। ये काम ऑप्टिक नर्व करती है और लेकर के जाती है कहां तक? ब्रेन तक लेकर के जाती है, ठीक है ना। तो इट कनेक्ट्स विद ब्रेन, ठीक है, एंड सेंड्स द ऑप्टिकल सिग्नल्स, ठीक है ना, को कन्वर्ट करके किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर, ठीक है, टू ब्रेन, ठीक है, ब्रेन तक लेकर के जाती है। तो ये रहा भैया आपका नोट्स और ये रहे आपकी ह्यूमन आई, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ अकोमोडेशन का, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लो, बना लो, अपने हाथ से एक बार जरूर लिख करके देखना सब चीजों को, तब आपको चीजें याद होंगी। पावर ऑफ अकोमोडेशन, हालांकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आता है। समझ में कम क्यों आता है? क्योंकि थोड़ा सा विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, इमेजिन नहीं कर पा रहे चीजों को। तो विजुअलाइजेशन जैसी बढ़ाओगे आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, तुम चाहते हो कि हमेशा इमेज रेटिना पर ही बने, तभी तुम्हें साफ साफ दिखेगा ना। तुम क्या चाहते हो कि हमेशा इमेज कहां बने? रेटिना पर बने। मुझे एक बात बता बेटा, लेंस से लेकर के रेटिना तक का डिस्टेंस तो सेम है, यानी वी याद कर, इमेज डिस्टेंस होता है, हाँ या ना? वी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस होता है। यानी आपका वी हमेशा क्या रहना है? आपका वी हमेशा कांस्टेंट रहना है। बोलो हाँ। आपका वी हमेशा क्या रहना है? कांस्टेंट रहना है। जितना भी डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहना है। सही बात है कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट कभी पास भी हो सकता है, कभी दूर भी हो सकता है, कभी कैसा हो सकता है, कभी कैसा हो सकता है। अब जब पास में ऑब्जेक्ट है, अगर सोचना इस बात को बच्चों, पास में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसमें से लाइट निकलेगी ऐसी, और जो दूर ऑब्जेक्ट है उसमें से लाइट आएगी ऐसी। क्या कहते हो? पास वाले ऑब्जेक्ट में से लाइट आएगी ऐसी और दूर वाले में से आएगी ऐसी। इस लाइट को फोकस करवाने के लिए इस लेंस को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस लेंस का काम है कन्वर्ज करना, लेकिन इसके पास तो उल्टे नेचर की लाइट पहुंची है, इसके पास तो डाइवर्जिंग लाइट पहुंची है। इस डाइवर्जिंग लाइट को कन्वर्ज करना इतना आसान नहीं होगा इस लेंस के लिए, लेकिन इसके लिए सीधी लाइट को कन्वर्ज करना आसान होगा। तो सीधी लाइट को तो बच्चों ये कन्वर्ज करके कहां डाल देता है? फोकस पे। फोकस कहां है? रेटिना पर। कुछ समझ में आ रही है बात? ये सीधी जो लाइट आई है इसको तो ये आसानी से फोकस कर देगा, लेकिन इसको फोकस करने के लिए इसको करनी पड़ेगी मेहनत, इसको होना पड़ेगा ज्यादा पावरफुल यानी ज्यादा मोटा। ये मैंने आपको बात बताई हुई है, जो हमारा लास्ट लेक्चर था लाइट का, उसमें पावर ऑफ द लेंस की बात मैंने करी है। बच्चों नहीं समझ में आ रही, इसको पॉज करके वो लेक्चर की शुरू की 15 मिनट की आप थ्योरी सुन करके आओ, आपको ये बात समझ में आने लग जाएगी। फैली हुई लाइट को फोकस करना आसान बात नहीं होगी, तो इसको क्या होना पड़ेगा? इसको मोटा होना पड़ेगा। और अगर ये मोटा होगा यानी इसकी पावर क्या होगी? ज्यादा होगी, तो इसकी फोकल लेंथ को क्या होना पड़ेगा बच्चों? कम होना पड़ेगा। और तब जाकर के क्या कर पाएगा? ये फोकस कर पाएगा कहां पर फोकस कर पाएगा? रेटिना पर फोकस कर पाएगा, रेटिना पर फोकस कर पाएगा लाइट को। मुझे एक बात बताओ, लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तेरी v जो है वो तो फिक्स हो गई है, ये तो फिक्स हो गया है। मुझे एक बात बताओ, इमेज डिस्टेंस तो फिक्स हो गया है, क्या आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिक्स है? नहीं। आप कभी पढ़ाई भी करते हो तो पास आ जाता ऑब्जेक्ट, आप कभी दूर से मम्मी को देखते हो तो दूर चला जाता ऑब्जेक्ट, कभी टीवी देखते हो ऑब्जेक्ट दूर चला जाता है। दूर का पेड़ देख रहे हो, पास से फल देख रहे हो, पास का कुछ पढ़ रहे हो, मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हो, तो कभी पास का भी देखना चाहते हो, कभी दूर का भी देखना चाहते हो। आप चाहते हो पास की चीजें भी फोकस हो, आप चाहते हो दूर की चीजें भी फोकस हो, यानी आपका यू तो होता जा रहा है चेंज। अरे क्या कहते हो? यू क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। तो तुम्हारी फोकल लेंथ क्या कांस्टेंट रहेगी क्या? आप खुद सोचो, एक चीज फिक्स हो गई है लेकिन इसको चेंज होना है, इसको चेंज होने के लिए क्या एफ कांस्टेंट रहेगा? तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये बदलता जाएगा। ऐसा कोई भी फॉर्मूला ही नहीं बनता, कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता। आप लेकर के देख लो बेशक से,
आप वैल्यूज लेकर के देख लो, v की वैल्यू को फिक्स रखना और u की वैल्यू को बदलते जाना, क्या f की वैल्यू सेम आती है क्या? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने u को चेंज करा है बच्चों तो fb क्या होगा, fb चेंज होगा और फोकल लेंथ ही चेंज हो जा रही है। सोचो इस बात को जरा, फोकल लेंथ इज चेंजिंग। ये टिपिकल लेंस के अंदर पॉसिबल नहीं है, ये मेरे चश्मे वाले लेंस में पॉसिबल नहीं है कि मैं उसकी फोकल लेंथ को चेंज करता जाऊं। नहीं, ये तो फिक्स हो गई, ये तो मैन्युफैक्चरर ने जैसी बनानी थी बना दी, मार्केट में उतारनी थी उतार दी, चश्मे में लग गई। इसकी फोकल लेंथ को मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा ने ऐसी क्वालिटी दी है ह्यूमन आई को, ऐसी क्वालिटी दी है एक जीवित आंख को कि वो क्या कर सकती है, वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकती है बच्चों। वो लेंस को मोटा कर सकती है, वो लेंस को पतला कर सकती है, फोकल लेंथ को चेंज कर सकती है। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ताकि हमको क्या दिख जाए, हमको ऑब्जेक्ट दिख जाए। और ये बिना किसी कैलकुलेशन के, ये अपने आप ही नेचुरल ऐसा होता है बच्चों कि ये वाकई में एक चमत्कार ही है और कुछ नहीं है, कि आपका वी फिक्स होने के बावजूद भी यू चेंज होने की वजह से एफ को भी क्या होना पड़ता है, चेंज होना पड़ता है। और ये फटाफट होता है ना, ये फटाफट होता है। आपको बात समझ में आई होगी कि एफ को चेंज होना पड़ता है। तो इसलिए इस एबिलिटी को, जिसमें के फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ रहा हो बार बार, को कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब ही होता है एडजस्टमेंट। अकोमोडेशन का दूसरा नाम, अकोमोडेट करने का मतलब होता है एडजस्ट करना। एडजस्ट करना, कौन एडजस्ट हो रहा है, कौन एडजस्ट हो रहा है? फोकल लेंथ एडजस्ट हो रही है। कौन कर रहा है? लेंस कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यू चेंज हो जा रहा है यार, और एफ तो सेम है ना, ओ सॉरी वी तो सेम है। तो एफ को क्या होना पड़ेगा? यू को चेंज करने के लिए एफ को भी क्या होना पड़ेगा बच्चों? चेंज होना पड़ेगा। तो इसको पावर को बढ़ाना और घटाना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं और समझाता हूं इस बात को बच्चों, समझना बात को। अगर लेंस पतला है, अगर लेंस पतला है तो कर्वेचर बड़ा होता है, कर्वेचर बड़ा होता है ना। इफ लेंस इज थिन, अगर थिन लेंस है तो कर्वेचर बड़ा होगा, कर्वेचर बड़ा होगा तो फोकल लेंथ कैसी होगी यार? ज्यादा होगी। तो पावर कैसी होगी यार? कम होगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? अब मुझे एक बात बताओ, दूर का देखना चाहता है, अगर दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, दूर का देखना चाहते हो तो मोटा लेंस चाहिए कि पतला लेंस चाहिए? अरे पतला चाहिए, ज्यादा पावर थोड़ी चाहिए, क्योंकि सीधी लाइट अगर आएगी, सीधी लाइट अगर आएगी तो उसको तो ये आसानी से क्या कर देगा? फोकस कर देगा रेटिना पर। ये रेटिना होगी मान लो, उस पर क्या कर देगा? ये फोकस कर देगा। लेकिन अगर इसके पास डाइवर्जिंग लाइट आई, मान लो ऐसी लाइट आई इसके पास ऐसी लाइट आई, ऐसी और ऐसी लाइट आई, और ये लेंस अभी पतला ही है, ये लेंस अभी भी कैसा है? पतला ही है। तो इसके बस की नहीं है, इसके बस में ये बात ही नहीं है कि ये क्या कर दे, ये उसको रेटिना पर फोकस कर दे। ये हद से हद पता क्या करेगा? हद से हद उसको सीधा कर देगा। ये याद से थोड़ा सा पीछे कहीं रेटिना से उसको कन्वर्ज कर पाएगा। ये रेटिना पर कन्वर्ज नहीं कर पाएगा। तो ये प्रॉब्लम है इसके साथ। इसीलिए भगवान ने हमको या नेचर ने हमको ये जो आंख दी है, ये आंख के अंदर ऐसी क्वालिटी है बच्चों कि इसमें सिलरी मसल्स हैं, और सिलरी मसल क्या करते हैं? कभी लेंस को मोटा कर देंगे, कभी पतला कर देंगे, जब जैसी जरूरत होगी तब वैसा कर देंगे। अब इसकी पावर को बड़ा होना चाहिए, तो इसकी पावर को बड़ा होने के लिए लेंस इस पर पकड़ ढीली कर देते हैं। जो सिलरी मसल है वो इस लेंस पर पकड़ के कर देंगे, ढीली कर देंगे, और लेंस पर पकड़ ढीली होते ही लेंस मोटा हो जाएगा। तो लेंस कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों, लेंस कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, और ऐसा होते ही कर्वेचर हो गया छोटा। हाँ या ना? कर्वेचर हो गया छोटा, कर्वेचर हो गया छोटा, यानी थिक लेंस अगर है, थिक लेंस अगर है तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी उसकी, सॉरी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? घट जाएगी उसकी, है ना। फोकल लेंथ घट जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी, क्योंकि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F होता है ना। फॉर्मूला याद होगा आपको, फॉर्मूला याद होगा आपको, P इज इक्वल टू 1/F होता है। पावर डायप्टर में होती है और फोकल लेंथ सेंटीमीटर के अंदर या मीटर के अंदर लेते हैं वो अपने अपने हिसाब से, है ना। जैसा फॉर्मूला होता है वैसे उस हिसाब से लेते हैं फॉर्मूले को, ठीक है ना। तो बच्चों अब अगर इसके पास डाइवर्जिंग लाइट आई, अगर इसके पास अब फैली हुई लाइट आई, तो इसको ये आराम से कहां कर देगा? कन्वर्ज कर देगा। किस पर? रेटिना पर। आराम से रेटिना पर क्या कर देगा? उसको कन्वर्ज कर देगा। ठीक है बच्चों, एक फैक्ट और बताना है आपको इसी के साथ, कि एक इंसान की आंख, एक ह्यूमन आई अगर हेल्दी है,
और अगर वो एडल्ट है, हेल्दी हो, एडल्ट हो और ह्यूमन हो, तो वो दूर से दूर इंफिनिटी तक देख सकता है। इसे बोलते हैं फार पॉइंट। अगर आंख बिल्कुल ठीक है तो फार पॉइंट होता है बेटा इंफिनिटी। इंफिनिटी का सिंबल है ये इंफिनिटी का सिंबल है। फार पॉइंट क्या होता है बच्चों? इंफिनिटी होता है। और पास से पास कितना देख सकता है? 25 सेंटीमीटर देख सकता है। इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या फिर इसको बोलते हैं नियर पॉइंट। इसे बोलते हैं नियर पॉइंट या बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये होता है 25 सेंटीमीटर। ये होता है 25 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर क्या 25 सेंटीमीटर से पास रखूंगा तो दिखेगा नहीं क्या? दिखेगा भाई, दिखेगा, लेकिन आंखों पर स्ट्रेन बहुत ज्यादा पड़ेगा। अगर आप इतनी पास लेकर के आ गए किताब को या अपने हाथ को या मोबाइल को, तो आपकी आंखों को फोकस होने में, उस पर फोकस करने में, वर्ड को फोकस करने में बहुत ज्यादा क्या लगेगा? स्ट्रेन लगेगा, है ना। जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा दर्द करने लगेंगे, आपकी आंखों में दर्द हो जाएगा, उससे सर में दर्द हो जाएगा आपकी, और आंखें वीक भी हो जाएंगी उससे। तो इसलिए इतनी पास ला करके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए अपने को। 25 सेंटीमीटर पर रख करके, लगभग इतना होता है 25 सेंटीमीटर, तो यहां तक रख करके क्या करना चाहिए आपको? पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। कुछ भी लिखो, कुछ भी पढ़ो, तो 25 या 25 से बियॉन्ड करो। 25 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी रखोगे, एक हेल्दी ह्यूमन आई को, एक एडल्ट हेल्दी ह्यूमन आई को, सब कुछ बढ़िया दिखेगा, ठीक है ना। और अगर 25 पर रख करके धुंधला दिख रहा है मम्मी को, दादी को, नानी को, प्रिंसिपल मैम को, प्रिंसिपल सर को, तो उनको क्या लगेगा? चश्मा लगेगा, है ना। स्कूल वाली मैडम को भी, ठीक है। और फार पॉइंट इन्फिनिटी हो, फार पॉइंट इन्फिनिटी हो। अब जैसे मैंने स्पेक्टिकल्स लगा रखे हैं, तो मुझको दूर की प्रॉब्लम है, इसको मायोपिया बोलते हैं। तो मेरा फार पॉइंट जो है वो अब इन्फिनिटी नहीं रहा, मुझे अब इन्फिनिटी नहीं दिखता, मुझे इन्फिनिटी से अब कुछ पास दिखता है। कुछ 80 सेंटीमीटर ही दिख पाता है मुझे, या 120 सेंटीमीटर ही दिख पाता है मुझे, या 1.5 मीटर ही दिख पाता है मुझे, या 2 मीटर ही दिख पाता है मुझे, इससे मुझे बियॉन्ड नहीं दिखता। तो एक कुछ ना कुछ डिफेक्ट आंख के अंदर आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या विद रिस्पेक्ट टू एज, या विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, ये डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर ये हेरिडिटी भी हो सकता है ना। बाकी बायोलॉजी की बातें हैं, अपन ने तो फिजिक्स की बातें करनी थी यहां पर, तो वो सारी बातें कर ली। तो फार पॉइंट बच्चों इन्फिनिटी, दूर से दूर हम लोग इन्फिनिटी देख सकते हैं। दूर के तारे दिखते हैं कि नहीं दिखते? तारा दिखता है ना, उससे दूर क्या दिखेगा बेटा? ठीक है, तो तारा तुमको दिख रहा है, दूर से दूर हम कहां देख सकते हैं? इन्फिनिटी। ये नोटेशन है, ये नोटेशन है। ये मत बोलना हमें ब्लैक होल नहीं दिख रहा सर, आज तक हमारी आंखों से हमको ब्लैक होल नहीं दिखा, तो हम कैसे माने इस बात को कि भाई फार पॉइंट इन्फिनिटी? ये एक नोटेशन है कि हमारी आंख का लेंस ही ऐसा है कि वो इन्फिनिटी तक देख सकता है। वजह कुछ और हो सकती है कि इन्फिनिटी आपको नहीं दिख रहा, और तरीके की वजह हो सकती है। ऐसे नियर से नियर आपको कितना दिख सकता है? 25 दिख सकता है, 25 सेंटीमीटर दिख सकता है। इससे नजदीक आओगे तो आंखों पर क्या पड़ेगा? स्ट्रेन पड़ेगा, फोकस हो जाएगा, लेकिन आंखों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये था पावर ऑफ अकोमोडेशन। सबसे पहला डिफेक्ट जो हमारे सामने आता है वो आता है मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है दूर का धुंधलापन, दूर का ना दिख पाना। जैसे मुझको, या फिर आपकी एज के बच्चों को, या फिर यंग एज जो होती है उन बच्चों को, 14, 15, 16 साल, 17 साल, 18, 19, 20, 21, 22, इससे आसपास 30 तक की जो एज होती है, ये वाली, इस एज के अंदर जो होता है वो क्या देखने में आता है? मायोपिया देखने में आता है बच्चों। इससे ज्यादा एज हो जाएगी, थोड़े से एल्डर हो जाएंगे, अगर आप 40 प्लस हो जाएंगे, 45 प्लस हो जाएंगे, 50 के अराउंड एज पहुंच जाएगी, तो आपको पास के देखने के लिए भी क्या लेना पड़ेगा? चश्मा लेना पड़ेगा। पास का दिखना बंद हो जाएगा, है ना। फादर को, मदर को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, प्रिंसिपल मैडम को, प्रिंसिपल सर को, और स्कूल वाली मैडम को हो सकता है कि एक पास का चश्मा लगा हुआ हो, है ना। तो वही बात है। तो ये मायोपिया, मायोपिया का दूसरा ही नाम है नियर साइटेडनेस। मतलब मायोपिया का मतलब दूर का तो धुंधला दिखना, दूर का तो ना ही दिखना, मतलब धुंधला दिखना। तो नियर का तो सही दिख रहा है ना, दूर का धुंधलापन है तो नियर का तो सही है ना, इसलिए इसका नाम रख दिया नियर साइटेडनेस, कि भाई पास का ठीक दिख रहा है, पास की आंख ठीक। मायोपिया का मतलब पास की आंख ठीक, तो दूर की आंख कमजोर, दूर की आंख कमजोर। अब ये होता क्यों है? ये होता क्यों है? तो इसके पीछे दो कारण है बच्चों, इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। लेंस का कर्वेचर जो होगा ना वो मोटा हो जाएगा, लेंस ताकतवर हो जाएगा। कैसे ताकतवर हो गया? अरे मसल वीक हो गए, मसल वीक होते ही मसल अपनी पकड़ ढीली छोड़ देंगे, लेंस मोटा हो जाएगा। और लेंस मोटा हो जाएगा तो यही हो रहा है, ये WWE देख करके और ये पबजियां खेल खेल के यही तो हो रहा है। ठीक है ना, आप अपनी आंखों पर स्ट्रेन बढ़ा रहे हो, आंखों पर, दिमाग पर स्ट्रेन बढ़ा रहे हो। स्ट्रेन बढ़ाने से जो ये आंखों के मसल्स हैं ये वीक होते जा रहे हैं बच्चों। इनकी पकड़ जो है वो सिलरी मसल्स की वो ढीली होती जा रही है,
लेंस पर से, और जैसे ही वो पकड़ ढीली छोड़ देंगे तो लेंस हो जाएगा मोटा, और लेंस हो जाएगा मोटा तो लेंस की ताकत बढ़ जाएगी, और ताकत बढ़ना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ताकत ठीक ठीक रहनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए ना बहुत ज्यादा घटनी चाहिए। ताकत का गलत इस्तेमाल भी होता है ना, समझते हैं आप लोग इस बात को। तो यहां देखते हैं इस बात को कि मायोपिया में हेल्दी आई कैसे होती है, मतलब मायोपिया भी नहीं है अगर आंख को, तो ये वाली जो आंख में पहला डायग्राम दिखा रहा हूं ये दिखा रहा हूं हेल्दी आई का बच्चों, ठीक है। ये कैसी आई है, ये हेल्दी आई है। तो भाई हेल्दी आई है तो कोई टेंशन ही नहीं है, दूर का ऑब्जेक्ट है भाई, दूर का देखना चाहते हो ना आप, दूर का ऑब्जेक्ट है, दो रे आपने दिखाई और वो दो रे जाकर के सिंपली रेटिना पर फोकस हो जाएंगी, क्योंकि लेंस बिल्कुल ठीक है। तो लेंस क्या करेगा बच्चों, रेटिना पर क्या कर देगा, फोकस कर देगा। तो ये गई और रेटिना पर फोकस हो गई, और यहां पर आपको इमेज जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया से एकदम हेल्दी आई है, एकदम मस्त चल रही है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन तुमने पबजी खेल खेल के अपनी आंख का बेड़ा गर्क कर लिया और उसने पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली करते ही ये लेंस हो जाएगा थोड़ा सा मोटा, ये लेंस हो जाएगा थोड़ा सा मोटा, और मोटा होते ही इसकी ताकत बढ़ जाएगी। लेंस होगा मोटा, मोटा होगा तो पावर बढ़ जाएगी, पावर बढ़ते ही फोकल लेंथ घट जाएगी। पहले फोकस कर रहा था रेटिना पर, अब फोकल लेंथ कम हो गई, अब यहीं कहीं फोकस कर देगा, समझ रहे हो, रेटिना से पहले ही फोकस कर देगा, तो की ताकत बढ़ गई ना, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई। कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई का मतलब क्या, दूर फोकस नहीं करता, पास ही में फोकस कर देता है। तो ये क्या कर देगा, ये पास में फोकस कर देगा। कैसे, ऐसे, ये देखो, ये डिफेक्टेड आई है, इसको मैं मायोपिक आई बोलूंगा। क्या बोलूंगा इसको, मायोपिक आई। ये डिफेक्टेड आई है। सीधी रे आई, सीधी रे आई, क्योंकि दूर से देख रहे, दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे थे ना आप, तो सीधी रे आएगी, और इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो अब ये वहां फोकस नहीं करता, अब ये पहले ही फोकस कर देता है, अब ये पहले ही फोकस कर देता है, इधर ही फोकस हो जाता है। तो वहां तक क्या पहुंचा, रेटिना तक क्या पहुंचा, रेटिना तक तो ये पहुंचा, ये पहुंचा। तो क्या ये शार्प इमेज है क्या, जो रेटिना तक पहुंची, क्या ये शार्प इमेज है क्या, नहीं। शार्प इमेज तो तब होगी जब दोनों रेस क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो दोनों रेस तो पहले ही मीट करके विट्रस ह्यूमर के अंदर ही मीट कर गई है, तो विट्रस ह्यूमर के अंदर ही क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। रेटिना तक इमेज पहुंच ही नहीं पाती। ये कहानी है मायोपिया की, ये कहानी है मायोपिया की। अब इस मायोपिया को ठीक कैसे करें, उसके लिए तीसरा डायग्राम है, इसको बोलेंगे करेक्टेड आई, इसे बोलेंगे करेक्टेड आई। अब करेक्ट कैसे करें इसको, मुझे एक बात बताओ, लेंस की ताकत बढ़ गई है घट गई है, बढ़ गई है या घट गई है, पावर देख लो, बढ़ गई है या घट गई है, अरे बढ़ गई है, बढ़ गई है तो चश्मा लगाना पड़ेगा, यानी लेंस लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस लगाऊं, इसके सपोर्ट में लेंस लगाऊं या इसके अपोज में लेंस लगाऊं, मतलब पावर को बढ़ाने वाला लेंस लगाऊं या पावर को घटाने वाला लेंस लगाऊं। अरे पावर को घटाने वाला लगाऊंगा यहां पर, इसके सेम नेचर का लेंस नहीं लगाऊंगा, इससे ऑपोजिट नेचर का लेंस लगाऊंगा। यानी कौन सा लेंस लगाऊंगा मैं यहां पर, मैं यहां लगाऊंगा कॉनकेव लेंस। इसके आगे लगेगा कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस लगेगा, क्यों, क्योंकि इसकी ताकत बढ़ गई है बेटा। तो ये इसको पागल बनाएगा, ये बोलेगा भाई लाइट सीधी तो आ नहीं रही, लाइट तो ऐसे आ रही है, लाइट तो ऐसे आ रही है, इसको तो सीधी मिली ना, इसको तो लाइट सीधी मिली ना, ये इसको थोड़ी सी फैली हुई देगा, ये इसको थोड़ी सी फैली हुई देगा। ये बोलेगा बेटा लाइट तो ऐसी आ रही है, फैली हुई आ रही है। ये बोलेगा अच्छा फैली आ रही है, कोई नहीं, ताकतवर मैं बहुत हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं इसको कहां फोकस कर दूंगा, रेटिना पर। पहले कर नहीं पा रहा था रेटिना पर, लेकिन अब जब फैली हुई लाइट मिलेगी तो इसके बस की है अब किस पर फोकस करना, रेटिना पर। तो ऐसी लेंस लगा लगा के देखते हैं कि भाई कौन कितना डाइवर्स करवा के भेजेगा लाइट को, ताकि ये कहां बन जाए, ताकि ये बन जाए रेटिना पर। अब जाकर के कहां बनेगी इमेज, रेटिना पर बनेगी। तो इस तरीके से लेंस क्या करता है, ये लेंस इसको पागल बना देगा, बोलेगा भाई लेंस लाइट जो आ रही हो तो फैली आ रही है, अच्छा फैली आ रही है, कोई नहीं मैं बहुत ताकतवर हूं, लगा भाई जोर लगाया, सीधा कहां बन गई, रेटिना पर बन गई। इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। और थोड़ा सा समझना चाहते हो अगर आप, तो आप इसको पीछे एक्सटेंड करो, इसको बोलते हैं बेटा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये सारी बातें एनसीईआरटी में नहीं है, ये सारी बातें ओलंपियाड लेवल में आती हैं, लेकिन ये डायग्राम आपको बना हुआ मिल जाएगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती बच्चों। एक्चुअली में हुआ पता है क्या हुआ, ये कि जो दूर का वो ऑब्जेक्ट था ना, वो जो दूर का ऑब्जेक्ट था ना, जो क्या कर रहा था, जो लाइट भेज रहा था, उस ऑब्जेक्ट को इस लेंस ने यहां बना दिया। कहां बना दिया, इसकी रिड्यूस्ड फार पॉइंट पर। पहले फार पॉइंट कितना था, इंफिनिटी,
अब दिक्कत आ गई है, दिक्कत आ गई तो फार पॉइंट क्या होगा, खिसक के पहले आ जाएगा। अब फार पॉइंट उतना फार नहीं रहा ना, अब वो इन्फिनिटी नहीं देख पा रहा ना, अब वो क्या करेगा, कुछ पास देख पा रहा है। तो अब इसका जो रिड्यूस्ड फार पॉइंट है ना, अब जितना भी ये देख पा रहा ना भाई, उस पर ला करके क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना देगा। दिस वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज द इमेज ऑफ दैट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। दिस इज रियल ऑब्जेक्ट, ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट है। इस रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज यहां बनती है, जिसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेगा ये वाला लेंस। दो लेंस है ना, एक तो ये लेंस है, एक ये लेंस है। इस लेंस के रिड्यूस्ड फार पॉइंट पर, ये सब बोर्ड में मत बना के आना भाई, ये सब सिलेबस में नहीं है बोर्ड के, ठीक है, ये सब ओलंपियाड के अंदर है, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ये वाला लेंस, कॉन्केव लेंस, दूर वाले ऑब्जेक्ट को यहां पास में लाके रख देगा, पास में उसकी इमेज बना देगा। ये वाला बोलेगा अरे यही तो पड़ा ऑब्जेक्ट, इसकी तो मैं आराम से इमेज बना लूंगा। ताकत बढ़ गई है ना, बोलेगा इसकी तो मैं आराम से बना लूंगा। दूर वाला मैं नहीं देख पा रहा, कोई नहीं, पास वाला तो मैं देख पा रहा हूं। अब उसको लगेगा यहीं से लाइट निकल रही है, यहीं से लाइट निकल रही है, ऐसे ऐसे करती हुई, ऐसे ऐसे करती हुई, और कहां बना देगा उसको, वो रेटिना पर बना देगा। तो ये थ्योरी है बेटा इसकी, रिड्यूस्ड फार पॉइंट पर रख देता है, ये रिड्यूस फार पॉइंट पर रख देता है, ठीक है। मैंने आपको ओलंपियाड लेवल से ये चीज बताई है, ये चीजें हैं नहीं सिलेबस में, सीबीएसई बोर्ड में या मेरे ख्याल स्टेट बोर्ड्स के अंदर भी ये नहीं होगी, मुझे जहां तक लगता है। ये ओलंपियाड लेवल पर ये बातें बताई जाती है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या थ्योरी होती है। चलिए कोई बात नहीं। पहला है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, दूसरा है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल खिंच गया है, आई बॉल खिंच के मोटा हो गया है। ये रातों रात नहीं होता, बचपन से होता है। ऐसा नहीं होगा कि रात को तुम सोचते छोटी छोटी आंखें थी, सुबह खोल के देखी तो बड़ी बड़ी आंखें हो गई, ऐसा एक दिन में नहीं होता। कुछ एक्सीडेंटल केस हो सकता है, या कुछ बचपन से हो सकता है, या कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, या कोई बीमारी हो सकती है। इस वजह से क्या होता है, आई बॉल इलोंगेट हो जाती है, यानी खिंच जाती है आई बॉल, मोटी आई बॉल हो जाएगी। मोटी आई बॉल हो जाएगी, फिर से पावर बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगी तो यही सब काम होगा जो अभी ये हो रहा है यहाँ पर, इस जगह पर जो ये काम हो रहा है पावर के बढ़ने की वजह से, यही काम होगा जब क्या होगी, इलोंगेट हो जाएगी आई बॉल, ठीक है ना। तो दो कॉजेज हो गए बच्चों, कॉजेज लर्न करने होते हैं तो कॉजेज को आपने ढंग से पढ़ना है, ढंग से समझना है। पहला है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, के लेंस मोटा हो गया है, मोटा यानी पावर ज्यादा यानी फोकल लेंथ कम, तो पहले ही बन गई है इमेज, ठीक है ना। ये मायोपिया था। नेक्स्ट आता है हाइपरमेट्रोपिया, इसका उल्टा। ये ऐसा डिफेक्ट है बच्चों जिसके अंदर पास का नहीं दिखता, दूर का दिखता है। माने बड़े बुजुर्गों में ये ज्यादातर देखने में आता है, 45-50 इससे ज्यादा जो एज, एल्डर एज होती है उसके अंदर ये देखने में आता है बच्चों, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम है फार साइटेडनेस, कि भाई दूर का तो साफ दिख रहा है ना, तो भाई दूर की ठीक नजर, पास की नजर कमजोर, दूर की ठीक नजर, पास की नजर कमजोर। आया समझ में। कॉजेज होता क्यों है, पहला कॉज पढ़ो, डिक्रीज इन द पावर ऑफ आई लेंस। भैया समय के साथ चीजें अपना अपना लाइफ स्पैन जो होती है वो जी रही होती हैं, जीते जीते क्या होती है बच्चों, वेयर एंड टेयर होता है ना। हर चीज का होता है, गाड़ी ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, आप फोन ले लो, कंप्यूटर ले लो, 10 साल 15 साल 20 साल, घर भी जो होता है वो भी 50 साल 60 साल 70 साल, उसके बाद क्या होता है, जरर आवाज आने लगती है घर में से, उसको रेनोवेट करवाना पड़ता है ना। अब जो दादा के टाइम जो घर था वो आज भी आपका घर चल रहा है क्या, चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन उसको क्या कराते रहते हैं, टाइम टू टाइम रेनोवेट करवाते रहते हैं। या तो दादा ने अपने टाइम पर रेनोवेट जरूर करवाया होगा उसको, या फादर ने रेनोवेट करवाया होगा, है ना। या आप जब बड़े हो जाओगे तो आप सोच रहे हो कि भाई रेनोवेट करवाना पड़ेगा, यहां से प्लास्टर उखड़ रहा है, यहां से दीवार हिल रही है, यहां से कुछ हो रहा है, यहां से कुछ हो रहा है। तो ऐसी सब चीजों का अपना एक लाइफ स्पैन होता है। जितना भी पदार्थ है, जितना भी मैटर है इस नेचर के अंदर, उन सबका क्या है, कुछ ना कुछ फिक्स लाइफ स्पैन है बेटा, क्योंकि वो चीजें बनी है, जो चीजें बनी है वो नष्ट होती हैं, जो नहीं बनी वो नष्ट नहीं होती। जैसे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि वो कभी बनी नहीं तो कभी नष्ट भी नहीं होगी, लेकिन जो चीज बनी है वो कभी ना कभी नष्ट होगी ही होगी। तो ऐसा ही है कि एक ना एक दिन बेटा सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आई लेंस है, इस आई लेंस की पावर जो होती है बच्चों वो क्या होने लगती है, टाइम के साथ, समय के साथ, बुढ़ापे के साथ पावर क्या होने लगती है, घटने लगती है। और पावर घटेगी बच्चों तो फोकल लेंथ बढ़ेगी, हाँ या ना, उल्टे होते हैं ना, पावर घटेगी तो फोकल लेंथ बढ़ेगी। तो अब फोकल लेंथ बढ़ गई है लेंस की, और फोकल लेंथ बढ़ने से पहले तो ये हेल्दी थी, तो जो पास का ऑब्जेक्ट था उससे जब ये लाइट निकलती थी, बच्चों ध्यान रखना, हाइपरमेट्रोपिया के अंदर ऑब्जेक्ट पास दिखाना होता है, ठीक है। तो ऐसे लाइट दिखाओगे आप, पास से जब लाइट आएगी तो ऐसे आएगी, आंख पर ऐसे पड़ेगी आपकी लाइट आकर के, तो ऐसे लाइट आ रही है, ठीक है। हेल्दी आई है तो कोई टेंशन ही नहीं है, बना दिया रेटिना पर। लेकिन अब फोकल लेंथ बढ़ गई है,
अब पावर घट गई है, फोकल लेंथ बढ़ गई है। पहले ये पास ही में कन्वर्ज कर देती थी, लेकिन अब इसके बस की नहीं रही कि ये इतनी पास कन्वर्ज कर दी, ये कहीं पीछे कन्वर्ज करती है बच्चों। ये कहीं क्या करती है? पीछे कन्वर्ज करती है। पीछे कन्वर्जेंस, इसमें मुझे डॉटेड दिखाना चाहिए था, लो बन गया डॉटेड, ठीक है जी। तो ये डॉटेड हो गया, यानी अब रेटिना को क्या मिला? रेटिना को तो बेचारी को ये मिला, ये और ये मिला। क्या उसको शार्प इमेज मिली? नहीं, उसको तो धुंधली इमेज मिली। शार्प इमेज कब मिलती है? जब दोनों लाइनें मिलती हैं, दोनों लाइट मिलती हैं। तो लाइट तो पीछे कहीं जाके मिल रही है, हाँ या ना? तो मुझे एक बात बताओ, लेंस की पावर घट गई है या बढ़ गई है? घट गई है या बढ़ गई है? घट गई है, कम हो गई है। अरे कम हो गई है तो उसकी हेल्प करोगे या उससे अपोजिट नेचर का लेंस लगा दोगे? उसकी हेल्प करोगे। वो कम ताकतवर है तो उसकी ताकत को क्या करना पड़ेगा बच्चों? बढ़ाना पड़ेगा। और ताकत को बढ़ाने के लिए आगे उसी का एक भाई लगाना पड़ेगा, उसी का एक भाई लगाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर जो नेचर था वो कॉन्वेक्स का था, वो कन्वर्जिंग था। तो बाहर भी कैसा लगाना पड़ेगा बच्चों? लेंस, कन्वर्जिंग लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस ही बाहर आपको लगाना पड़ेगा। तो बूढ़ों को, बुजुर्गों को, बड़े लोगों को जो लेंस लगता है वो कॉन्वेक्स लेंस लगता है बच्चों, ठीक है। क्यों लगता है? सीख लो कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, इसके पास से जब लाइट निकली, इसमें से जब लाइट निकली तो इसने क्या कर दिया भाई? इसने तो फैला दिया, यहां से तो फैली हुई निकली। ये क्या करेगी? ये बोलेगी यार चल मैं तेरा थोड़ा सा काम हल्का कर देती हूं, तेरा हल्का, मैं जो तेरा लोड है ना वो आधा ले लेती हूं। तो ये इसका क्या करेगी? लोड आधा कर देगी, लोड कम कर देगी। इसका लोड कैसे कम करेगी? हल्की सी लाइट को ना मोड़ देगी, हल्की सी लाइट को ये मोड़ देगी। अब ये बोलेगी भाई ठीक है, तूने मेरा आधा काम कर दिया, आधा काम मैं कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आधा काम कौन सा करना था कि भाई इसको उठा करके कहां बना देना था? कहां बना देना था? रेटिना पर, ऐसे, ठीक है ना। तो ये जिस भी तरीके से हुआ है ना, ये ऐसे पीछे जाकर के यहां और ये ऐसे आके यहां, इस रियल ऑब्जेक्ट का, इस रियल ऑब्जेक्ट का, अब वही बात है, ये भी सिलेबस में नहीं है जो बता रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं, सुन लो। इस रियल ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यहां बनता है, जो किसकी हेल्प करता है? इस वाले लेंस की हेल्प करता है। इस लेंस को ये दिख रहा होगा, इस लेंस को ये दिख रहा होगा, इस लेंस को ये नहीं दिख रहा होगा, इस लेंस को ये दिख रहा है। लेकिन समझ गए ना? ये लेंस 1 तो ये ऑब्जेक्ट 1, ये लेंस 2 तो भाई इसके लिए ये वाला ऑब्जेक्ट 2। यानी इस लेंस को यहां से ऐसा लग रहा होगा भाई यहां से लाइट आ रही है, तो वो तो कहेगा कोई दिक्कत नहीं भाई, दूर से ही लाइट आ रही है, कोई नहीं, उसको तो मैं फोकस कर ही दूंगा। इतनी ताकत तो अभी भी मुझ में है, अभी भी इन बाजुओं में इतना दम तो है, तो उतना दम है तो भाई इसलिए क्या कर देगा? उसको रेटिना पर फोकस कर देगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये कुछ बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा नाम है ये किसका? प्रेसबायोपिया का। प्रेसबायोपिया क्या होता है? दोनों चीजें होती हैं, दोनों चीजें। कौन कौन सी दोनों चीजें? मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी, दोनों चीजें आती हैं इसके अंदर। यानी दूर का भी नहीं दिखता, पास का भी नहीं दिखता। थोड़ी सी और ओल्ड एज में चले जाओ, 50 को पार कर जाओ, 60 तक पहुंच जाओ, 70 तक पहुंच जाओ, ठीक है ना, तो आपको उस एज में जाकर के ये दोनों चीजें देखने में आती हैं कि एक इंसान को मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है। दूर का भी पास नहीं दूर का भी ठीक से नहीं दिखता और पास का भी ठीक से नहीं दिखता। तो भाई वजह क्या है? कॉज क्या है? कॉज नंबर 1 भाई समय के साथ फ्लेक्सिबिलिटी लूज हो जाती है लेंस की, ठीक है। इसे ये भी लिख सकते हैं कि ड्यू टू ओल्ड एज, है ना, अकर्स ड्यू टू एजिंग, देखो लिखा हुआ है। तो एजिंग की वजह से या ओल्ड एज होने की वजह से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है खो देते हैं, लेंस जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है, रिजिडनेस ज्यादा आ जाती है। तो ना तो दूर का फोकस कर पाता है ना पास का फोकस कर पाता है। दूर के अपने पोते दोते दोतियां पोतियां भी नहीं दिखते, है ना, और पास का अखबार और अपनी गीता रामायण जो पढ़ते रहते हैं बुजुर्ग लोग, वो भी नहीं दिखती, है ना। तो दोनों के लिए क्या लेना पड़ता है? चश्मा लेना पड़ता है ना। तो वही वाली बात है। तो डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस क्यों आई? क्योंकि ओल्ड एज आई है, ठीक है ना। और दूसरा आया ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल, ये भी ओल्ड एज की वजह से ही है यार। वीक क्यों हुआ मसल, वीक क्यों हुआ लेंस? इसलिए हुआ यार क्योंकि बुढ़ापा आ गया, है ना। बुढ़ापा सब कुछ ले जाएगा। इन दिस अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, दोनों से सफर करने लगता है इंसान। तरीका क्या है इसको ठीक करने का? करेक्ट करने का तरीका यही है यार कि आप एक बाइफोकल लेंस लगाओ, ठीक है ना। 2 बीमारियां 2 सॉल्यूशन,
है ना भाई, दो दिक्कतें हैं तो दोनों के अपने अपने सोल्यूशन होंगे। बाइफोकल लेंस कौन सा होता है? बाइफोकल लेंस इस तरीके का होता है भाई, ये चश्मा है ना, ये मान लो ये एन के हैं, ये चश्मा है, ठीक है, तो ऐसा ऐसा नीचे की तरफ रखा जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, यहां रखते हैं कॉन्वेक्स लेंस, बीच में से टूटा हुआ लगता है, ये ऐसा अपीयर होता है जैसे टूटा हुआ है। कभी कभी ये लाइन भी नहीं दिखती, अब तो अच्छे अच्छे लेंस आ गए हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के लेंस आ गए हैं, तो ये भी नहीं लगता कि भाई ये टूटा हुआ है। तो पहले के टाइम पे ऐसे अलग से ना लाइन दिखती थी कॉन्वेक्स की। अपनी प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल सर का चश्मा देखना आप, उनमें जरूर आपको ऐसा दिखेगा कि यहां पर बीच में से कुछ है, तो नीचे कॉन्वेक्स लेंस यानी पास का पढ़ने के लिए, और ऊपर कॉनकेव लेंस दूर का देखने के लिए। तो ऊपर होता है कॉनकेव, ऊपर होता है कॉनकेव लेंस, नीचे होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है बच्चों। तो ऐसे लेंस को बोलते हैं बाईफोकल लेंस। बाई मतलब दो फोकस वाला लेंस, दो फोकस वाला लेंस यानी ऊपर कॉनकेव नीचे कॉन्वेक्स, ठीक है ना। इससे ठीक होता है क्या, मतलब ठीक तो क्या ही होगा, करेक्ट हो जाएगा क्या, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, जिसको क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया बोलते हैं बच्चों, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं भाई, ह्यूमन आई में न्यूमेरिकल भी हैं, ठीक है ना, और ये डिफेक्ट्स पे ही आते हैं, इसी टॉपिक पर आते हैं ये न्यूमेरिकल्स। तो मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं, तुरंत सेकंड्स के अंदर आप लोग इसको कैलकुलेट कर लोगे। देखो कैसे, क्या ट्रिक है, क्या ट्रिक है, मस्त ट्रिक है बड़ी। यहां पर मायोपिया की ट्रिक लिखूंगा और यहां पर हाइपरमेट्रोपिया की ट्रिक लिखूंगा। क्वेश्चन पता कैसा आता है, क्वेश्चन आता है भाई पावर निकालो लेंस की, उसको नहीं दिख रहा दूर का, उसको नहीं दिख रहा पास का। कोई फलाना फलाना व्यक्ति है जिसको दूर का नहीं दिख रहा है, जिसको पास का नहीं दिख रहा, ठीक है, और लेकिन इतने डिस्टेंस तक वो देख लेता है, जो गिवन डिस्टेंस है ना वहां तक वो देख लेगा, उसके दूर उसको, उसका बियॉन्ड उसको नहीं दिखता। जैसे मान लो मैं अपनी बात करता हूं, ठीक है, अब मेरे को मान लो 80 सेंटीमीटर से दूर नहीं दिखता, 80 सेंटीमीटर तक मुझको दिखता है, इससे मुझको दूर नहीं दिखता, तो मेरे को कौन सी बीमारी है, मुझे मायोपिया, बीमारी नहीं बोलते इसको, डिफेक्ट बोलते हैं। मुझे कौन सा डिफेक्ट है, मुझे मायोपियन डिफेक्ट है, मेरी आंखें मायोपियन है, ये बोलूंगा मैं, है ना, कि मुझे 80 सेंटीमीटर से बियॉन्ड धुंधला है, सारी दुनिया मेरे लिए धुंधली है, 80 सेंटीमीटर से बियॉन्ड सारी दुनिया धुंधली है। ऐसी हाइपरमेट्रोपिया क्या होगा, 25 सेंटीमीटर पर पहले मैं देख लेता था, लेकिन अब मुझको इसको 30 पे रख के देखना पड़ता है। आपने देखा होगा बड़े लोग जो होते हैं उनको चश्मा नहीं मिल रहा, थोड़ा सा दूर रख करके ऐसे रख करके देखते हैं, वो अपने फोन को भी यूं देखेंगे वो, है ना, तो 25 पर रख करके नहीं दिखता, थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, बियॉन्ड करना पड़ता है। तो जो इनका नियर पॉइंट है वो रिसीड कर जाता है, इसको बोलते हैं रिसीड करना, नियर पॉइंट रिसीड्स, यहां लिख रहा हूं, नियर पॉइंट रिसीड्स। रिसीड्स का मतलब होता है पीछे खिसकना, पीछे खिसकना। इसमें क्या होता है, इसमें इन्फिनिटी तो नहीं दिखता, अब फार पॉइंट वैसे क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी तो नहीं दिखता, अब कुछ पास आ गया, यानी फार पॉइंट नियर आ गया, रिड्यूस्ड फार पॉइंट बोलेंगे इसको, मैंने अभी भी वहां लिखा भी था इसको, रिड्यूस्ड फार पॉइंट। तो यहां क्या होता है, यहां फार पॉइंट रिड्यूस हो जाता है, फार पॉइंट रिड्यूस्ड, ठीक है, यानी पास आ जाता है, पास आ जाना आंख के, किसको, फार पॉइंट को, यानी अब पास का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता, अब धुंधला हो गया बाकी सब, ठीक है ना। अब ट्रिक सुनो क्या है, ट्रिक ये है बच्चों, जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, क्या बोला, चाहे वो मायोपिया का क्वेश्चन हो, चाहे वो हाइपरमेट्रोपिया का क्वेश्चन हो, आपको जो क्वेश्चन में गिवन है ना उसको वी ले लो, वी मतलब इमेज डिस्टेंस ले लो, जो कुछ भी गिवन हो आपको, ठीक है, जो गिवन थिंग है, जो गिवन थिंग है उसको वी ले ले बेटा। यहां पर भी ऐसा ही है, जो गिवन थिंग है, जो चीज आपको गिवन है उसे क्या ले लो, उसे आप वी ले लो, ठीक है। और जो सच्चाई है, सच्चाई क्या है कि आप मायोपिया की बातें कर रहे हो, मायोपिया की बात करोगे तो फार पॉइंट कितना होना चाहिए था, हो इतना गया होगा, हो इतना गया होगा, रिड्यूस आ गया होगा, लेकिन था कितना, ओरिजिनली कितना था, इन्फिनिटी था, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा इन्फिनिटी। बोले तो आपको यू कितना लेना पड़ेगा बच्चों, इन्फिनिटी, ठीक है ना। जो ओरिजिनल फार पॉइंट है, एक्चुअल फार पॉइंट लिख रहा हूं यहां पर, तो जो एक्चुअल फार पॉइंट है वो आपका u बन जाता है, और जो गिवन है वो आपका क्या बन जाता है, v बन जाता है। दोनों को सॉल्व करके हम f निकालते हैं, यानी फोकल लेंथ निकालते हैं, उस फोकल लेंथ से हम लोग पावर निकाल लेते हैं, उससे पावर निकल के आ जाती है। भाई मेरे लेंस की पावर 2.23 डायोप्टर है, तुम्हारे लेंस की पावर 3.5 डायोप्टर है, मेरे दादी के लेंस की पावर मान लो प्लस 3.5 डायोप्टर है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो यहां से निकल के आएंगी यू और वी से। आपको यू और वी पता करने पड़ेंगे क्वेश्चन को देख करके। जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यू है उसको वी लेना,
और जो एक्चुअली होना चाहिए, आइडियली जो होना चाहिए, उसको आपने यू लेना है। ऐसे यहां पर मैं बात करता हूं, जो गिवन होगा उसको क्या लेगा बेटा, वी लेगा। या एक्चुअल क्या वैल्यू गिवन होती है, नियर पॉइंट की बातें होती है यहां पर, तो नियर पॉइंट एक्चुअली में कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। यानी आपको यहां पर यू क्या लेना पड़ेगा, यहां यू लेना पड़ेगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक्चुअल नियर पॉइंट जो कि कितना है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ये है ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 2, मतलब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, ये तो अभी एक छोटा सा हिंट था, एक और बात आगे बढ़ा रहा हूं इससे। ठीक है ना, एक तो आपको याद रखना है, जो गिवन वो v, जो एक्चुअल वो u। आपने u को भी और v को भी माइनस में ही लेना है, u को भी v को भी माइनस में ही लेना है। यानी मैं यहां पर एक माइनस का साइन भी क्या कर रहा हूं बच्चों, ऐड कर रहा हूं। ठीक है, मतलब जो भी v की वैल्यू हो, मान लो v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, तो आपने उसको भी माइनस में रखना है, और आपको u यानी इन्फिनिटी भी किस में लेना है यार, माइनस में लेना है। इन्फिनिटी माइनस सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही v भी मान लो आपका कल को 80 सेंटीमीटर हो जाता है ये वाला, तो आपने इसको भी माइनस में लेना है और इसको भी माइनस में लेना है। ये माइनस में क्यों लिया यार, पता है, इधर देख, इसलिए u भी माइनस में, v भी माइनस। रियल ऑब्जेक्ट u है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट v है ना, उसके लिए तो यही ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके लिए क्या है, ये इमेज है। इस वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है ना, तो वही इसलिए u भी माइनस में, v भी माइनस में। ऐसे यहां पर भी देख जरा, ये देख, u भी माइनस में, इंफिनिटी, और v भी माइनस में, दोनों इसी तरफ ही हैं। u भी इस तरफ है, v भी इस तरफ है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी कि u को और v को माइनस में क्यों लेना है। ठीक है, तो u को v को माइनस में लेना है, एक चीज हो गई। दूसरी चीज, गिवन चीज को आपने v लेना है, और जो एक्चुअल चीज है उसको आपने u लेना है। तो ये तीन बातों का आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल पर आते हैं अब सीधा, मैं सॉल्व करता हूं न्यूमेरिकल को, उसके बाद सेकंड वाला आप ट्राई करना बच्चों। ठीक है, ऊपर वाला मैं कर रहा हूं, नीचे वाला आप करना। देखो क्या दिया हुआ है, कह रहा है अ पर्सन विद अ मायोपिक आई, मेरी बात कर रहा है, कह रहा है उसको 1.2 मीटर से पीछे कुछ नहीं दिखता, बेचारा 1.2 मीटर से दूर वो कुछ नहीं देख पाता। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड टू रिस्टोर प्रॉपर विजन एंड फाइंड इट्स पावर। फाइंड द पावर ऑल्सो, पावर भी फाइंड करनी है आपने। ठीक है, तो भाई अब काम करते हैं, चल गया पता मायोपिक आई है, तो u क्या लूंगा, माइनस इंफिनिटी, फार पॉइंट माइनस इंफिनिटी। v क्या लूंगा, 1.2 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं, कर दूं 120 सेंटीमीटर आएगा, क्या कहते हो, है ना, माइनस का आएगा, लेकिन है ना, u और v किस में लेना है बच्चों, माइनस में लेना है। आओ पावर निकालने के लिए पहले हम लोग फोकल लेंथ निकाल लें, उस फोकल लेंथ से हम लोग पावर निकाल लेंगे। क्या लगाऊंगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, लेंस फॉर्मूला लगता है, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना भाई, माइनस 120, और ये है माइनस का इंफिनिटी। अरे 1/इंफिनिटी तो 0 होता है, एक चीज को इनफाइनाइट टाइम्स तोड़ दूंगा, कुछ नहीं बचेगा। मान लो इस मार्कर के मैंने 2 टुकड़े कर दिए, छोटा हो जाएगा, 10 टुकड़े कर दिए, इतने से हो जाएंगे, 100 टुकड़े कर दिए और छोटे छोटे हो जाएंगे, 1000 टुकड़े कर दिए, इतना सा चूरा रह जाएगा, चूरा, और इसके इनफाइनाइट टुकड़े कर दिए तो कुछ हाथ में आएगा क्या, 0 हाथ में आएगा। तो वही बात है, 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू, बचा क्या, ये पूरा पार्ट खत्म होकर के 0 हो गया, बचा क्या, बचा ये 1/-120, पलटी मार देता हूं मैं इसकी, f आ जाएगा -120 सेंटीमीटर। दिस इज योर f। अब मुझे फाइंड करना है, अरे जल्दी से बोलो, क्या फाइंड करना है, पावर फाइंड करनी है। पावर क्या होती है बच्चों, 100/f होती है, वो भी किसमें, सेंटीमीटर के अंदर। तो रख दूंगा भाई सिंपल सा, p इज इक्वल टू 100/120, 100/120, 0 से 0 कट गया, 6 से काटता हूं, 6 5 जा, सॉरी 2 से काटता हूं, 2 5 जा, 2 6 जा, 5/6, 5/6, और ये माइनस में क्यों नहीं लिया मैंने भाई, माइनस में लेना चाहिए था इसको, और ये माइनस में आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये पावर आ गई, पावर कितनी आ गई, -5/6 डायप्टर। अगर आप डेसिमल में निकालो बहुत अच्छी बात है, समय नहीं है मेरे पास। सेकंड वाला सॉल्व करना जरा, चलो भाई मैं करता हूं। फिर से एक मायोपिक पर्सन ले लिया, मान लो ये मैं हूं, मेरी दूसरी आंख है, मेरी पहली आंख है, मेरी दूसरी आंख, ठीक है ना, एक आंख मेरी इतना दिखती है, दूसरी आंख मेरी इतना दिखती है, ठीक है, ये 80 सेंटीमीटर हो गया। बच्चों यू क्या लेंगे, मायोपिया की बातें हो रही है, मायोपिया की बातें हो रही है, -इंफिनिटी लेना पड़ेगा। वी क्या लेंगे बच्चों, जो गिवन है वो, जो गिवन है वो वी है, जो गिवन है वो वी है, जो एक्चुअल में होना चाहिए वो यू है। यहां लूंगा -80 सेंटीमीटर, ठीक है जी।
एफ निकालेंगे और एफ के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, पावर निकालेंगे। यही है ना पूछा हुआ, व्हाट इज द नेचर एंड पावर। भाई नेचर ही पूछा हुआ यहां पर, और यहां पर टाइप पूछी हुई है, ये तो मैंने आंसर किया ही नहीं, मैं आपको टाइप भी आंसर कर देता हूं यार। पावर नेगेटिव में किस लेंस की होती है, लेंस वाला टॉपिक, पावर ऑफ द लेंस याद करके आना पड़ेगा आपको। वहां से आपको पता होना चाहिए कि पावर जो होती है वो माइनस में होती है सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव लेंस की, और कॉनकेव ही है जो मायोपिया को ठीक करता है, कॉनकेव ही है जो मायोपिया को ठीक करता है। और इसका नेचर कैसा होता है, नेचर पूछ ले तो इसका नेचर होता है डाइवर्जिंग। लाइट चैप्टर से हम ये सारी बातें सीख करके आए हैं। ये कैसा लेंस होता है बच्चों, डाइवर्जिंग लेंस होता है। इसका नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग है। इसको कैलकुलेट करते हैं फटाफट से। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f तो नहीं पता, लेकिन 1/v माइनस 80 और 1/- इंफिनिटी। अब ये भाई साहब खत्म हो जाना, जीरो हो जाना इसने तो, और यहां रह जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/-80। पलटी मार दूंगा इसकी मैं, और पलटी मारते ही आ जाएगा f बराबर -80 सेंटीमीटर। ये तो आ गई फोकल लेंथ, लेकिन अपने को तो पावर चाहिए होती है और नेचर चाहिए होता है। तो पावर हो गया 100/f, क्योंकि यही फॉर्मूला है सेंटीमीटर वाला, है ना, सेफ रहता है, आसान रहता है, इसलिए 100/f कर लिया करो यार। -80 यहां पर लिख दिया मैंने, ये हो गया 100/-80। 0 से 0 कट गया, ये 4 पे, ये 5 पे, 2 से काटा इसको, -1.25 डायोप्टर। पावर कितनी आ गई, -1.25 डायोप्टर। लेंस कैसा है भाई, लेंस कॉनकेव है। लेंस का नेचर कैसा है भाई, डाइवर्जिंग है। तो लेंस का नेचर पूछा था ना यार, डाइवर्जिंग नेचर का ये होता है लेंस। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में, आगे बढ़ा जाए। भाई ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा पूरा, सॉल्व तो ये आप ही करोगे। मैं आपको सिर्फ इसका गिवन लिख के दिखाऊंगा और इसका हिंट दूंगा सिर्फ आपको। ठीक है, एक ओल्ड एज पर्सन है, यानी एक बूढ़ा आदमी है, जिसने क्या पढ़ना है भाई, न्यूज़पेपर पढ़ना है, बाय कीपिंग इट एट 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर पर उसने रखना है। ये गिवन है कि नहीं है, और गिवन को वी लेगा या यू लेगा, अरे वी लेंगे, वो भी कितना, -80 सेंटीमीटर। अरे यू कितना लूं, ये प्रॉब्लम कौन सी है, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। बूढ़ा आदमी है, पास का नहीं देख पा रहा, पढ़ लो जरा। एन ओल्ड एज पर्सन कैन रीड द न्यूज़पेपर बाय कीपिंग इट 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ हिज आई, यानी 25 पर नहीं देख पा रहा अब ये, अब कहां देखता है, 80 पर देखता है। तो इसका जो यू लेंगे बच्चों, क्या लेंगे, -25 सेंटीमीटर लेंगे। क्या कहते हो, है ना, क्या लेंगे, -25 सेंटीमीटर। वी क्या लेंगे, -80 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट करा जाए, एफ को भी पी को भी, सेम वही फॉर्मूले, सेम वही तरीका, सॉल्व करना है, कमेंट में आंसर करना है, टेलीग्राम ग्रुप में आंसर करना है, जहां मन करे वहां आंसर करना है इसको। ठीक है, ये बेटा चैलेंजर क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करना है, पिछले वाले को भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये चैलेंजर क्वेश्चन है, इसको तो करना ही करना है आपने। ठीक है जी बच्चों, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, यानी ये जो लेक्चर खत्म हो जाएगा, इसके बाद जो रेगुलर शेड्यूल के अंदर लेक्चर आएगा, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। ये सब कुछ सिलेबस में है, सीबीएसई बोर्ड के 2021 के। ठीक है, सब कुछ बोर्ड में आएगा यहां से, इधर से। ठीक है, तो अगले एपिसोड के अंदर, यानी सेकंड एपिसोड के अंदर, हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट से पढ़ेंगे ग्लास प्रिज्म के रिफ्रैक्शन को, डिस्पर्जन ऑफ लाइट देखेंगे कैसे होती है, एक लाइट किस तरीके से 7 रंगों में बढ़ जाती है, वो सारी बातें यहां पर करनी है अपने को। रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स लाइट, एक डिस्पर्स लाइट है, वो कैसे रिकंबाइन करके वापस से व्हाइट लाइट बन जाती है, वो सारी बातें यहां पर। ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, हर साल लगभग इस लेक्चर में से लगभग लगा लो 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों। ठीक है, PYQ। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये स्पेशल सेशन, स्पेशल लेक्चर समझ में आया होगा या पसंद आया होगा आपको, तो जरूर बताना कमेंट के अंदर। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको कैसा लगा, डाउट्स हो तो जरूर आप पूछ सकते हो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और पढ़ते रहिए फिर, और बढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।